वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। दिस इज बेसिकली द पार्ट टू। इसमें हम मटेरियल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे और ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है बिकॉज इस वाले वीडियो में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। और जैसा नाम है वैसा काम है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत इजी इजी प्रोसेस होते हैं। आसान शब्दों में तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार देख लोगे और मेरी भाषा में चीज़ें लिख दोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। जितने भी पी वाई क्यूज यहाँ तुम देखने वाले हो वो सारे पी वाई क्यूज एक नोट्स के फॉर्म में मैंने बना के डाल दिए हैं। उन सारे पी वाई क्यूज के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से मैंने बना के डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में तुम्हें ई एम एम का कोर्स वहाँ पे लॉगिन करके दिख जाएगा देखने के लिए। बेसिकली 30 रुपीज़ का है। कभी 30 रुपीज़ होता है, कभी 40 रुपीज़ होता है, कभी 20 रुपीज़ होता है, कभी 50 रुपीज़ होता है। तो वहाँ एक पीडीएफ मिल जाएगा देखने के लिए तुम्हें ईएमएम का। इस प्राइस रेंज के आसपास उसको उठा लेना, उसमें से चीज़ें तुम देख सकते हो ये सारी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में कैसे लिखना वहां से मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक पीडीएफ ये जो मैं पढ़ाता हूँ वो कहाँ मिलेगा, वो वहां देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो मटेरियल टेस्टिंग में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सॉरी। देखिए, अब हमने इसको कैसे देखा कि सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अभी तक ये तीन पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट से पहले ये तीनों पीवाईक्यू सिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जाऊंगा, उसमें 6 से 7 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, मैं वो सब सिखाऊंगा आपको। फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक 2 से 3 पीवाईक्यू पूछे गए हैं। और फिर माइक्रोस्कोपी, इसमें भी आपके 2 से 3 पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो सारे पीवाईक्यू एक एक करके सिखाता हूँ आपको और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि पहला पीवाईक्यू 4P टेस्ट के बारे में है, आइसोट टेस्ट के बारे में है। ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, फिर एरिक्सन कप, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। ये भी आपका कपिंग टेस्ट बुलाते हैं इसको, ये भी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आता है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसी सवाल को उसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करने के बाद में अगेन पूछा है, स्कीमेटिक डायग्राम बन के बताइए, वर्किंग बताइए कैसे आपका एरिक्सन कप का वर्किंग होता है। तो आपको ये सारी इस टाइप के दिए क्वेश्चंस में आपको वही चीजें करनी है। कपिंग टेस्ट यहाँ पर हो, कपिंग टेस्ट यहाँ पर हो, दोनों में सेम आंसर लिखना है आपको। 4P आइसो टेस्ट क्या होते हैं उससे शुरुआत करते हैं पहले। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है फिगर, उस फिगर के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टेस्टिंग दो टाइप की होती है, एक का नाम है डिस्ट्रक्टिव, दूसरे का नाम है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो कभी अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एक ऐसी टेस्टिंग जिसमें मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, मटेरियल कहाँ से फेल होगा, एग्जैक्ट पॉइंट पता चलता है हमें कि मटेरियल सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ पर है, वो पता चलता है। क्योंकि हम इसमें मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करते हैं। ठीक है, मटेरियल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस टाइप की टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मेन पॉइंट इसमें लिखने का ये है कि मटेरियल कहाँ फेल होगा वो एग्जैक्ट पॉइंट का पता चल जाता है हमें। ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई, एग्जाम में आ गया, हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। जैसे अभी दिखाया था पीवाईक्यू में, ये भी पीवाईक्यू में पूछा है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा है। ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, इसमें ज़्यादा अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी डायग्राम, कोई भी सवाल आता है 4P इम्पैक्ट टेस्ट और आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट को लेके, तुमको डायग्राम बना के दिखाना है। ठीक है, क्या होता है, देखो हमें हमें जो चीज़ तोड़नी है ना, क्योंकि हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना। इम्पैक्ट टेस्ट बोलते हैं मतलब किसी चीज़ को, इसको इम्पैक्ट बोलते हैं कि मैंने मारा, दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट। तो मेरे को क्या करना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है। और जब मैं इम्पैक्ट क्रिएट करता हूं तो ब्रिटल फेल्योर होता है। ब्रिटल मतलब क्या, एग्जाम्पल देता हूं, जो तुम्हारी कांच होती है ना, कांच ब्रिटल होती है, गिरने से टूट जाती है। रबर ब्रिटल नहीं होता, रबर गिरने से नहीं टूटता, रबर स्ट्रेच होता है, रबर डक्टाइल होता है। ठीक है ना। कांच टूटने से, गिरने से टूट सकती है। ठीक है, वैसे ही कुछ चीजें होती हैं जो गिर के टूट सकती है। तो जो टूट सकती है गिर के, उनको मार के तोड़ने की कोशिश करते हैं, दिस इज इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, इससे ब्रिटल फेलियर ऑब्जर्व करते हैं। 4P टेस्ट, 4P टेस्ट और आइजोट टेस्ट में सिर्फ एक फर्क है कि 4P टेस्ट में हॉरिजॉन्टल रखा रहता है, कोई चीज हॉरिजॉन्टल रखा रहता है, उसको पीछे से आके हम मारते हैं। और इम्पैक्ट टेस्ट में वही चीज कैसी रखी रहती है, वर्टिकल रखी रहती है, और उसको हम साइड से आके मारते हैं। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जिस भी मटेरियल को तोड़ना है, दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस मटेरियल में, जैसे ये एक आपका मटेरियल है जिसे आपको तोड़ना है, तो उस मटेरियल में एक वी नॉच क्रिएट की जाती है। तो वी नॉच क्रिएट करने से वो थोड़ा सा ऐसा वी नॉच क्रिएट रहता है, और जहां वी नॉच क्रिएटेड है उसके पीछे जाके
पेंडुलम की हेल्प से इसे धपाक से मारा जाता है। तो पेंडुलम धपाक से आके इसको मारता है जहां वी नॉच क्रिएटेड है और तोड़ देता है। ये पेंडुलम वाला डायग्राम आप बना देना। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पाओगे पेंडुलम का, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगभग लगभग अंदाजन ऐसे पेंडुलम बनाना। यहाँ दिखाना कि यहाँ से आ रहा है मारने के लिए, यहाँ पर वो मार रहा है, फिर पेंडुलम आगे निकल जा रहा है स्विंग करता हुआ, ऐसे हल्का पुल्का ठीक ठाक सा अपना डायग्राम बना देना। ये बड़ा आसान होता है आइजोड टेस्ट में बनाना, क्योंकि आइजोड टेस्ट में आप बता सकते हो कि आपका जो मटेरियल है वो आपने इस तरीके से वर्टिकली हेल्ड करा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक सरफेस था, उस सरफेस में आपने अपने मटेरियल को वर्टिकली होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, ओके है ना। और फिर यहाँ पे वी नॉच क्रिएट किया है। अब क्या होता है, जिधर नॉच क्रिएट किया रहता है ना ऐसा, तो जिस साइड नॉच क्रिएट किया उस साइड ही हम हिट मारते हैं ताकि वो ऐसे करके टूट जाए। ठीक है, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे आप, ऐसे मारेगा, नॉच यहाँ क्रिएटेड है, यहीं से टूटेगा। तो वर्टिकल रखा है तो हम आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रखा है तो हम 4P टेस्ट बोलते हैं। और डायग्राम बना के आ जाएंगे, काम खत्म। ठीक है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डायग्राम का होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कपिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिंग टेस्ट में होता क्या है, देखो कपिंग टेस्ट में जानने से पहले तुम्हें एक क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन फॉर्मेबिलिटी। ये एक दो बार पूछ चुका है तो मैंने दिखा दिया है तुम्हें फॉर्मेबिलिटी होती क्या है। फॉर्मेबिलिटी जैसा नाम है वैसा ही मीनिंग है कि वो फॉर्म हो सकता है, कोई भी चीज फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। जैसे किसी शीट मेटल में तुम अगर पंच करने की कोशिश करोगे, तुमने सबने पंचिंग करने की कोशिश की होगी ना, तो पेपर में तुम पंच करते हो तो कुछ निकल के आता है, वैसे ही मेटल की पतली सी शीट में तुम पंच करोगे तो कुछ निकल के आएगा, ठीक है ना। ना फॉर्मेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि शीट मेटल टू बी ड्रॉन इनटू कॉम्प्लेक्स शेप बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट कॉजिंग एनी डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फॉर्मेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या, तुम्हारे जो शीट मेटल होते हैं ना, जैसे मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर पतला सा मेटल है, मैं उसको अलग अलग तरीके से बेंड कर पाऊँ और फिर उसको फॉर्म करके कुछ बना पाऊँ बढ़िया सा, ठीक है। तो उस केपेबिलिटी को मैं जितने आसानी से मेटल की शीट को मोड़ के बना पा रहा हूँ उतनी ज़्यादा उसकी फॉर्मेबिलिटी होगी, ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशन है, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा फिर पूरा काम वही है, एरिक्सन कपिंग टेस्ट की बात बताइए, उसके होने वाले डिफेक्ट की बात बताइए, कपिंग टेस्ट क्या होता है वो बताइए, कपिंग टेस्ट बोले या एरिक्सन कपिंग टेस्ट बोले या उसके डिफॉर्मेशन की बात करें या उसकी वर्किंग की बात करें या उसके प्रिंसिपल की बात करें, हर टाइप का क्वेश्चन जो कपिंग टेस्ट की बात कर रहा है उसमें पूरा कपिंग टेस्ट लिखना है हमको। अलग अलग भाषाओं फर्क नहीं पड़ता, पूरा कपिंग टेस्ट लिख के आना है हमको। और ये सेम प्रोसेस तुम्हें यूनिट नंबर 4 और 5 में भी फॉलो करना है, ठीक है, जिसके मैंने नोट्स दे रखे हैं। 2 और 3 के नहीं दिए हैं फिलहाल के लिए, हो सकता है 2026 में आ भी जाए, बट अभी के लिए जो लोग हैं उनको 4 और 5 के जो दे रखे हैं, जो तुमने पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़ा भी मिल गया तो उसके बारे में सब कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है, वो सिस्टम है। अब कपिंग टेस्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसको एरिक्सन कपिंग टेस्ट डायग्राम बोलते हैं। अभी तुम्हें अगर डायग्राम देख के समझ नहीं आ रहा तो मैं इधर समझाता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, क्या होता है कपिंग टेस्ट में, सबसे पहले एक डाय बनाया जाता है, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये है एक डाय, ठीक है ना। और डाय पे क्या किया जाता है, एक होल किया जाता है, ठीक है। फिर ये दोनों चीजें क्या है, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि शीट मेटल सैंपल इज माउंटेड ऑन अ डाई, तो उसने एक डाई क्रिएट किया, डाई पे यहाँ पे होल था, उस पे शीट मेटल को माउंट कर दिया, मतलब शीट मेटल से फिक्स कर दिया वहां पे, ठीक है। फिर प्रेशर रिंग का इस्तेमाल कैसे लिए होता है कि जो शीट मेटल तुमने रखा है ना ये अपनी जगह से हिल ना जाए, तो उसके लिए हम प्रेशर रिंग्स लगाते हैं और प्रेशर रिंग से ये शीट मेटल अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाता है। अब ये डाई पे होल है और हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को लेके यहाँ से पुश करेंगे जिससे क्या होगा, ये अंदर की तरफ चला जाएगा ऐसा, तो एक कप टाइप का शेप बना देगा। लगभग लगभग रफ मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है, एक थोड़ा सा लंबा सा कप टाइप का शेप बनता है। मैं उतना कप बना नहीं पा रहा था, मैंने थोड़ा सा रफ बना दिया यहाँ तुम्हारे लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ कप टाइप शेप इज क्रिएटेड, जब पंच करते हो तो यही प्रोसेस को बोलते हैं एरिक्सन कपिंग टेस्ट। थोड़ी अंग्रेजी लिखी रखी है मैंने, शीट मेटल इज माउंटेड ऑन अ डाई, एक डाई पे माउंट किया, फिर प्रेशर रिंग की हेल्प से हमने उसको होल्ड करके रखा, फिर एक स्पेरिकल एंडेड पंच, है ना, नॉर्मल पंच नहीं है, एक ऐसा पंच जिसका एंडिंग स्पेरिकल है तभी तो वो कप क्रिएट करेगा, तो वो हिट करके प्रेस करता है और फिर प्रेसिंग ऑफ पंच कंटिन्यूस अंटिल क्रैक, हम तब तक उसको पंच करते रहते हैं जब तक वो क्रैक नहीं हो जाता, ठीक है। और जब वो क्रैक होता है तो उसके क्रैक को हम ऑब्जर्व करते हैं, और क्रैक से हमें पता चलता है कि मटेरियल जो है वो कितना अच्छा फॉर्मेबिलिटी है उसका, फॉर्मेबिलिटी पढ़ा था ना। तो अगर हमें रेडियल क्रैक देखने को मिलेंगे, मतलब मटेरियल की ड्राइंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, आसानी से मटेरियल हमारा अलग अलग शेप में नहीं बन पाएगा,
ठीक है ना। इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू डिफरेंट शेप्स। लेकिन अगर हमें सर्कमफेरेंशियल क्रैक्स देखने को मिलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यस, वो अच्छे से अलग अलग शेप में बन सकता है। अब रेडियल क्रैक कैसे देखते हैं, सर्कमफेरेंशियल कैसे देखते हैं, ना मुझे लेने देना ना तुम्हें लेना देना। ठीक है, ओके। सिंपल बात है, वो पूछता है, वो सिर्फ एरिक्सन कप के बारे में पूछे तो भी तुम्हें क्रैक्स वगैरह सब लिख के आ रहे हैं। कि रेडियल क्रैक मिले, मजा नहीं आया, मटेरियल अच्छा नहीं है। सर्कमफेरेंशियल मिले, मजा आया, मटेरियल अच्छा है, आराम से अलग अलग शेप में चला जाएगा। बस बात खत्म। कपिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, अंग्रेजी लिखी हुई है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से पीडीएफ उठा लेना दोस्त, ठीक है ना। डाउनलोड कर लो ऐप, मिल जाएगा वहां पे। 25-30 रुपए का कॉस्ट पे मिल जाता है ये सब, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग खत्म है, अब आएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। ये 4 PYQs तुमसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अभी तक पूछे गए हैं गाइस, ठीक है। और अगर इन चारों PYQs को देखो ना, तो सबसे पहला PYQ ही था जिसमें उसने व्हाट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पूछा है। व्हाट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सिंपल सा आंसर है कि इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच मटीरियल इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, हेंस इट इज कॉल्ड एज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। खत्म। मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मटेरियल का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, इसलिए हम उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बुलाते हैं। यहाँ पे खत्म नहीं करना, अलग अलग टाइप के एनलिस्ट द एनडीटी, एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पूरा, अलग अलग मेथड्स बताइए। तो सर 3 मेथड होते हैं, एडी करंट वाला होता है, अल्ट्रासोनिक वाला होता है, एक्सरे वाला होता है। तो मटेरियल को हमको इम्पैक्ट मार के तोड़ना नहीं है, मटेरियल को कब कपिंग करके डिफॉर्म नहीं करना है हमें, बिना मटेरियल को डिस्ट्रक्ट किए टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो एडी करंट के थ्रू कैसे टेस्टिंग करते हैं, मैं एडी करंट पढ़ा दूंगा। अल्ट्रासोनिक के थ्रू कैसे करते हैं मैं वो भी बता दूंगा। एक्सरे टेस्टिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो रेडियोग्राफी कहाँ यूज़ की जाती है वो भी बता दूंगा तुमको। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमको हर एक चीज़ के बारे में लिख के आ जाना है, दबा के लिखना दोस्त, ठीक है ना। नंबर मिलते हैं, भर भर के लिखो उसके बारे में। तो मैं तीनों टाइप की टेस्टिंग तुम्हें पढ़ा देता हूँ, तीनों में से कोई एक आधा टेस्टिंग पूछ सकता है वो तो तुम लिख सकते हो। ये 4 अलग अलग भाषा में यही टेस्टिंग्स को पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले एडी करंट टेस्टिंग। एडी करंट टेस्टिंग को लेके मैंने अलग अलग जगह बहुत सारे नोट्स देखे और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये भाई ये बहुत फर्जी नोट्स हैं, ठीक है। वहां पे लंबा लंबा एक एक 1.5-1.5 पेज का आंसर लिख रखा है। तुम्हारे नए वाले पैटर्न के हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन 4-5 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा, हार्डली 4 नंबर का आएगा, क्योंकि उसको कम से कम 3 क्वेश्चन तो देने हैं। 5 नंबर का भी आ गया तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 4 नंबर का कुछ ऐसा कुछ आ सकता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो तुम्हें ज्यादा डिटेल में लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम थ्योरेटिकल पेपर में फुल डिटेल में लिखोगे और एग्जामिनर खड़ूस है तो भी वो तुम्हें 5 में से 4 ही नंबर देके जाएगा। और तुम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखोगे तो भी वो तुम्हें 4 नंबर देके जाएगा। तो क्यों जबरदस्ती में लिखना है ना। तो एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं करनी है, जितना मैंने बताया उतना ही करना है, बस खत्म, ठीक है ना। सो इसमें बस एक चीज ऐड कर देना कि फेराडेज लॉ होता है, ठीक है, तो ये मैं थोड़ा लिखना भूल गया था। तो फेराडेज लॉ पे हमारा जो एडी करंट टेस्ट है वो वर्क करता है। फेराडे भाई का नाम मेंशन कर देना, एग्जामिनर खुश हो जाता है। काम कैसे करता है देखिए, हम एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है यहाँ दिखा दे रहा हूँ तुमको, उसके बाद फिर तुम्हें ये चीज यहाँ भी दिख जाएगी। कि अगर मैं इस कॉइल में करंट डालना शुरू करूं, है ना, तो कॉइल घूमे, कॉइल से करंट ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो करंट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे दिखा दी, यहाँ से घुस रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक अल्टरनेट करंट पास करता हूं, तो अल्टरनेट करंट क्या होगा, अल्टरनेट करंट क्या करेगा, एक बार ऐसे होके पास जाएगा तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और दूसरी बार कैसा जाएगा, मैं दूसरा डायग्राम से बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। दूसरी बार करंट यहां से निकलेगा और यहां से बाहर जाएगा, तो अब क्या करेगा, अब वो दूसरी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो पहले यहां से घुस के यहां से बाहर निकल रही थी मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां से घुसेगी और यहां से बाहर निकलेगी, है ना। तो जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक बार ऐसा जाता है और दूसरी बार ऐसा आता है, ठीक है। तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऐसी जनरेट होती है, दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जनरेट होती है। तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या होता है, जब ये चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आती है, किसी कंडक्टर को क्रॉस करती है, ठीक है। तो तुमको पता होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब कंडक्टर को लेके आते तो कंडक्टर में क्या दौड़ने लगता है, करंट दौड़ने लगता है ना। BEE में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता दे रहा हूँ कि अगर चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड के पास कंडक्टर को लेके आते हैं तो कंडक्टर में करंट दौड़ने लगता है, ओके। तो यही करंट जब दौड़ता है कंडक्टर में, तो करंट दौड़ते दौड़ते अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है।
और वो न्यू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से इंटरेक्ट करती है, और फिर एडी करंट की हेल्प से क्या होता है कि हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर डिफेक्ट होगा तो फिर नई वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी डिफेक्टेड टाइप की होगी, ठीक है ना, बिकॉज सही तरीके से करंट घूम नहीं रहा होगा। अगर ऐसे डिफेक्ट्स होंगे तो सही से करंट घूम घूम के जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एडी करंट से हमें अंदाजा मिल जाता है कि भाई सरफेस पे डिफेक्ट वगैरह है कि नहीं, ठीक है। इतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। अब इसी चीज़ का अंग्रेजी देख लो। एक अल्टरनेटिंग करंट पास करते हो कंडक्टिंग कॉइल से, ये कंडक्टिंग कॉइल है, तो अल्टरनेटिंग करंट हमने पास किया तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है अराउंड द कॉइल। सिंपल भाषा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल, ये जब मेटल के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पे एडी करंट जनरेट करती है। हाँ जी, एडी करंट क्या करते हैं, एडी करंट सरफेस और नियर सरफेस डिफेक्ट, क्योंकि एडी करंट ऐसे यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं तो एडी करंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, गोल 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 करंट जनरेट होगा, एडी करंट, ये रेड रेड आपको करंट दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं डिफेक्ट रहा है ना, ऐसे ब्लैक कलर से बता देते हैं, अगर यहाँ कहीं कोई डिफेक्ट रहा तो फिर क्या होगा, ये प्रॉपर सर्कल्स कंप्लीट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो फिर प्रॉपर आपको रिटर्न में समझ में आएगा कि भाई यहाँ कहीं तो डिफेक्ट है, बिकॉज प्रॉपर करंट के सर्कल्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई कुछ तो डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्कल्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और एडी करंट इस तरीके से सरफेस में डिफेक्ट पता करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। बेसिक चीज थी, बोल दिया, हाँ जी, खत्म। डिटेलिंग नहीं करनी है ज़्यादा इसमें, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, अल्ट्रासोनिक। पहले एडी करंट पढ़ा, दूसरा अल्ट्रासोनिक। बहुत ईजी है भाई अल्ट्रासोनिक, देखा मैंने बहुत सारे नोट्स में फर्जी चीज़ इतनी डिटेल में लिखी है। कुछ डिटेल में नहीं करना है तुम्हें, एकदम साफ सुथरा ऐसा आंसर लिख के आना है। अल्ट्रासोनिक में तरीका क्या है, एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस से हम क्या करते हैं कि हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को किसी मटेरियल के अंदर भेजते हैं। अब मटेरियल के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव जाती है और मटेरियल का जो आखिरी पॉइंट है वहां से टकरा के ऊपर की तरफ आती है। लेकिन अगर मटेरियल में कहीं बीच में डिफेक्ट होगा तो वो मटेरियल के डिफेक्ट से टकरा जाएगी और जल्दी से टकरा के वापस आ जाएगी। तो जब ऐसा होता है कि वो मटेरियल से टकरा के पूरा वापस आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जैसे ही किसी डिफेक्ट से टकरा के वापस आती है तो उस केस में हमको यहाँ सिग्नल मिल जाता है कि भाई उसने अपना पूरा कंप्लीट नहीं किया, वो किसी डिफेक्ट से टकरा के वापस आ गई, तो छोटा सिग्नल। क्योंकि जब वो पूरा जाके वापस आ रही है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन डिफेक्ट से टकरा के वापस आ गए तो जल्दी वापस आ जा रही है, जल्दी वापस आ रही है, तो ऐसे डिटेक्शन हो जाता है कि कहाँ पर डिफेक्ट है। खत्म। जिस डिवाइस से हम भेजते हैं तो जो जनरेट कर रहा है उसको हम ट्रांसमीटर कम रिसीवर बोलते हैं, बिकॉज ये वेव को अंदर भी भेजता है बाहर भी लेता है, तो ट्रांसमिट भी करता है रिसीव भी करता है। तो लिखना है याद से, जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसको टेस्ट सैंपल बुलाएंगे, जो वेव्स हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, और जहां कहीं पे डिफेक्ट है उसको डिफेक्ट दिखा देंगे। तो ये डायग्राम बन गया, एक सैंपल के लिए रियल लाइफ डायग्राम ये देख सकते हो, बट एग्जाम में तुमको यही वाला बनाना है, ठीक है। डायग्राम तुमने देख लिया, ये जो बाहर निकला उसको प्रोब बुलाते हैं, लिख देना, पसंद आता है एग्जामिनर को ये चीज, ओके। फिर नेक्स्ट इसी चीज की अंग्रेजी लिखी हुई है कि यार प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस अंदर पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट करने के बाद में वो टकरा के बाहर आएंगे, तो हमें ऑब्जर्व करना है कितने टाइम में बाहर आ रहा है। तो अगर वो अच्छे टाइम पे बाहर आ रहे हैं, बार बार अच्छे टाइम पे बाहर आ रहे हैं, बट कहीं पर वो जल्दी से बाहर आ गया, मतलब वहां पे क्या था, डिफेक्ट था। तो टाइम हेल्प करता है एनालाइज करने डिफेक्ट का, ठीक है। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए, कौन सा डिवाइस है जो जनरेट करता है वेव्स को, इसको हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वेव को जनरेट करता है, जो अंदर जाती है बाहर आती है और हमको बताती है कि डिफेक्ट कहाँ पर है। वही अंग्रेजी लिखी है इसकी, ठीक है ना। चलो, ये भी डिफेक्ट खत्म, आगे बढ़ते हैं सर। एक्सरे रेडियोग्राफी, इसको ना मैं डायरेक्टली सिखाने की तरह तुम्हें इमेजिन करके दिखाता हूँ। जिंदगी में कभी भी तुमने अगर अपना हाथ का, पैर का, किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे देखा होगा तो देखना कि कहीं पर डार्क होता है, कहीं पर लाइट होता है, ठीक है। और जहां हड्डी टूट जाती है ना स्पेसिफिकली, वहां पर वो अलग से होल दिखने लगता है। तो एक्सरे यही करता है, वो डार्क कहाँ पर है, लाइट कहाँ पर है, इसकी मदद से हमको पता चलता है की कंडीशन क्या है। तो होता क्या है ना कि हम, सिंपल है, इसको रेडियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, जो एक्सरे वगैरह निकालते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट बुलाते हैं, डॉक्टर नहीं बोलते उनको, रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो होते भी डॉक्टर है शायद, पता नहीं, वटेवर, चलो। सो रेडियोग्राफी टेस्टिंग क्या होती है, ये एक्सरे का इस्तेमाल करती है। एक्सरे एक सोर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो ये चीज़ है, इसका हमको पता करना है डिफेक्ट है क्या, तो हम बहुत सारी एक्सरेस को उठा के इस पे भेजेंगे, ठीक है। अब
ये अगर सिमेट्रिकल है प्रॉपर तरीके से ना, अब इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। मान लीजिए ये सरफेस थोड़ा अलग है, ठीक है ना, तो ऐसा इस टाइप से कुछ सरफेस बना हुआ है। तुम भी एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा डायग्राम इसका और बेहतर कर सकते हो। मान लो कुछ इस तरीके से ये सरफेस बना हुआ था, तो होगा क्या कि मुझे इस तरीके से डायग्राम मिलता रियल में, ठीक है ना। बट क्या होता है, जहाँ पर डिफेक्ट है वहाँ पर मुझे जो वेव्स हैं उसकी वजह से थोड़ा पैटर्न अलग देखने को मिलेगा। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा आगे की तरफ जाऊंगा तो मुझे फिर वैसे ही पुराने पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो होता क्या है कि एक्सरे जब यहाँ से पास होती है ना, तो डिफेक्टेड रीजन रहता है वहाँ पे आपकी शेडिंग कम कर देनी है आपको, ये बताते हुए कि भाई एक्सरे वहाँ से बहुत इजीली पास हो जा रही है, ठीक है। तो होता क्या है, इसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं कि कहीं पर आपको डार्क देखने को मिल रहा है, कहीं पर आपको कम डार्क देखने को मिल रहा है। कम डार्क क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज वहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। सो द कॉन्ट्रास्ट ऑन द फिल्म डिटेक्टेड बाय द डिजिटल डिटेक्टर्स प्लेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये फिल्म है और ये डिटेक्टर है। तो डिटेक्टर बताता है कि कैसा बन रहा है ना। तो वैसे ये वेल्डिंग वेल्डिंग डिटेक्ट करने में भी काम आता है, बट हाथ पैर टूट जाते हैं तो उसके काम में भी आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि शेड्स बन जाते हैं, जहाँ डिफेक्ट होता है वहां पे कम डार्क रहेगा, जहाँ डिफेक्ट नहीं है वहां ज्यादा डार्क हो जाएगा। और डिफेक्ट क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वाइल लेस डेंस एरियाज अलाउ मोर ट्रांसमिशन। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक अंग्रेजी लिख दीजिएगा, मेरा पर्पस था तुम्हें ऊपर से समझा के बताना। हालांकि ये अंग्रेजी भी बहुत सिंपल रखी है मैंने तो तुम आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स की। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक पे कितने पूछे गए हैं। देखो, डिफरेंशिएट करो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक का, एक्सप्लेन व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होते हैं, ठीक है, उनका मेटल्स में फेलियर एनालिसिस बताओ, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है वो बताइए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और चीज़ें पूछ रखी है, डायग्राम वायग्राम बनाने को बोल रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल रहा है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन मतलब एक और टीईएम वाला माइक्रोस्कोप होता है, दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमको माइक्रोस्कोपिक भी पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक भी करना है, और ये माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ना है। ये दो तीन चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे तो ये सारे के सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी सवाल पूछे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का जवाब ऑब्वियसली अलग रहेगा, मैं दिखा देता हूं। लेकिन कहीं पर भी तुम्हें एसईएम देखने को मिले, कहीं पर भी टीईएम देखने को मिले, तो पूरा एसईएम का टीईएम का डायग्राम बना देना। एसईएम एक माइक्रोस्कोप होता है, टीईएम भी एक माइक्रोस्कोप होता है। दोनों माइक्रोस्कोप में तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा, इन्हीं का डायग्राम बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले माइक्रोस्कोप पे जो क्वेश्चंस पूछेगा ना उसको करते हैं। माइक्रोस्कोपी क्या होती है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। दो अलग टाइप की माइक्रोस्कोपी हमको पढ़नी है, पहली है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अभी ये जो दो अलग टाइप की माइक्रोस्कोपी पढ़नी है ना हमें, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, हम ऑप्टिकल मतलब लाइट का इस्तेमाल करेंगे। और जो सेकंड माइक्रोस्कोपी पढ़नी है उसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉन का जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका अलग माइक्रोस्कोप होगा जिसके बारे में हमको पढ़ना है। दो बेसिकली माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले में दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। बट पहले हम जरा ऑप्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये सवाल भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप क्या होता है तुमको पता है भाई, ऐसे करके देखा ही होगा तुमने, माइक्रोस्कोप पे देखते हैं ताकि हमको एक मैग्नीफाइड इमेज मिले जिसमें बहुत फाइन तरीके से हमको मटेरियल की डिटेल्स दिख रही हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो, मेरे को कोई डायग्राम मिला नहीं तो मैंने खुद पेन से बना के फोटो खींच के डाल दिया। बड़ा सिंपल डायग्राम है समझने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि एक लाइट का सोर्स होता है, ये सोर्स क्या कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही होता है, ठीक है ना। सो ये जो लाइट सोर्स है वो, उससे लाइट जनरेट हो रही है। अब लाइट की तो आदत है, वो इधर भी भागेगी इधर भी भागेगी, कहीं पे भी भागेगी, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में भागती है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेंस क्या करता है, लाइट को एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रैवल कराता है। फिर एक अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं जहां से टकरा के लाइट जो है वो फोकस मारती है, ठीक है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ यही चीजें आपको यहाँ पर भी लिखनी होती है, ठीक है। तो हम लाइट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत लाइट बिखरेगी, लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपर्चर तक पहुंचाएगा, फिर अपर्चर फोकस मारेगा। फिर एक लेंस और यूज किया हमने ताकि कन्वर्ज होके हम लाइट को एक सर्टेन डायरेक्शन में पहुंचा सके, ठीक है ना। तो दो दो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक ये रिफ्लेक्टर होता है। अभी रिफ्लेक्टर का काम क्या है, जैसे ही रेज यहाँ पे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट करके उसको क्या करेगा, नीचे भेजेगा। ये दूसरी वाली रे यहाँ पे टकराएगी तो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, नीचे भेजेगा। रिफ्लेक्टर कितने एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे, बिकॉज 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा तभी वो रिफ्लेक्ट करके एकदम स्ट्रेट नीचे भेजेगा।
अभी ये स्ट्रेट रे आ रही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक आई पीस ये चाहिए, लेंस चाहिए। अभी ये लेंस क्या करेगा, जैसे यहाँ पर लेंस भी क्या करता था, कन्वर्ज करता था, वैसे जो यहाँ का लेंस है वो भी क्या करेगा, इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब लाइट यहाँ टकराएगा, टकरा के रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सीधा जाएगा कहाँ पे, ऊपर की तरफ। तो जब यहाँ पे सीधा लाइट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये चीज़ है, इसको हम क्या कहलाते हैं, आई पीस बोलते हैं। तो ये आई पीस से बेसिकली टकरा के हम उसकी इमेज को देख पाएंगे। तो लाइट निकलता है बिखरा हुआ, उसको कन्वर्ज करते हैं, एक डायरेक्शन में पहुंचाते हैं, 45 डिग्री के रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट मारते हैं, फिर से कन्वर्ज करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट आता है, फिर से कन्वर्ज करके आंखों में ले लेते हैं। यही प्रोसेस है। और अब आ जाओ उसकी अंग्रेजी देख लेते हैं तुम्हें। पहला क्या है, एक हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सुटेबल लाइट सोर्स। एग्जाम्पल, बल्ब जैसा लाइट सोर्स है, उससे हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट निकली है, कहाँ जाती है, फॉल्स ऑन अ सिल्वर्ड पोर्शन ऑफ अ सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट विच इज केप्ट, है ना। तो यहाँ पे लेंस वेंस की बात मैंने की नहीं है, बट तुम चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ से हम लेंस पे पहुंचाते हैं, लेंस उसको कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करके वो ग्लास रिफ्लेक्टर पर डालता है, एक्स्ट्रा एक स्टेप हो जाती है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है आंसर। तो तुम ये चीज़ डेफिनेटली लिख सकते हो कि आई पीस पे, सॉरी, लेंस पीस पे जाती है, लेंस उसको कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करके हम रिफ्लेक्टर पे मारते हैं, 45 डिग्री एंगल वाले वर्ड रिफ्लेक्टर पे। अभी रिफ्लेक्टर से लाइट टकरा के कहाँ जाएगी, वो लेंस के पास जाएगी, जो लेंस उसको कन्वर्ज करेगा। तो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड जाती है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रेवल करती है, ट्रेवल करके रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है। तो वही लिखा है यहाँ पे, फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पेसिमेन, लाइट रेस आर रिफ्लेक्टेड बाय फ्लैट एंड पॉलिश्ड सरफेस। ऑब्वियसली हम स्पेसिमेन को पहले पॉलिश करके रखते हैं, ताकि रिफ्लेक्ट लाइट बढ़िया से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाए। लाइट ऊपर जाएगी, आई पीस पे जाएगी, और हम पॉलिश सरफेस को देखेंगे देखेंगे और बताएंगे कि वहां पे कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। बस, इमेज कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द आई पीस। ठीक है, और दीज रेस कैन बी फोकस ऑन अ स्क्रीन, या फिर हम आंखों से देखने की जगह उसको प्रोजेक्टर के थ्रू फोकस करके उसे बड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिक अंग्रेजी थी, मैंने बता दिया, थोड़ी तुम लिख सकते हो, थोड़ा डायग्राम ऐसा बना सकते हो, काम खत्म तुम्हारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का। ओके, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो मैंने बताया था ना, दो टाइप की माइक्रोस्कोपी है, एक ऑप्टिकल वाली है, दूसरी इलेक्ट्रॉन वाली है। ऑप्टिकल वाली में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, उस इलेक्ट्रिक बल्ब से तुम लाइट फेंकते हो अंदर। इलेक्ट्रॉन वाली में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता है, और लाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप की जो माइक्रोस्कोपी होती है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उसमें बहुत सारे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं भेजना है, इलेक्ट्रॉन्स भेजना है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं, और बताते हैं कि भाई डिफेक्ट वगैरह है कि नहीं है करके। ठीक है ना। चलिए, तो ये जिस डिवाइस की बात कर रहा है ना, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उस डिवाइस के दो टाइप हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, दोनों तुम्हें सिखा देता हूँ। चलो, सबसे पहले एसईएम के बारे में बात करते हैं। फिगर तुम्हें एग्जाम में यही बनाना है जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, इसकी अंग्रेजी बता दूंगा, बट तुम ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन गन, जैसा नाम वैसा काम, एक ऐसी गन जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को फेंकेगी। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को फेंकेगी तो ऐसे स्कैटर होके फेंकेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक एक्सेलरेटर लगाना है जो इन फेंके हुए इलेक्ट्रॉन्स को और स्पीड दे दे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गन से तो स्पीड से निकले थे, एक्सेलरेटर क्या करेगा, उसको और स्पीड दे देगा। ठीक है ना। अब इसको एनोड क्यों बोला है, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, एनोड भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसको वो पुश करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम। अब जब ये एनोड से बाहर निकलते हैं तो वो एक बीम की तरह बाहर निकलते हैं, और ये जो लेंसेस है ना, ये लेंसेस क्या करते हैं, उस बीम को एक जगह कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है ना। और कन्वर्ज करके वो सैंपल पे जाता है, सैंपल पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं और सैंपल से रिफ्लेक्ट होते हैं, और फिर वहीं बाजू में एक डिटेक्टर खड़ा रहता है। तो कुछ भी नया है क्या, कुछ नया नहीं है। डायग्राम यही बना देना, सिंपलेस्ट डायग्राम होता है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनको स्पीड दे देंगे, स्पीड देने के बाद में उनको फोकस करेंगे, फोकस होके वो आके सैंपल से टकराएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, और जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटेक्टर के पास जाएंगे, और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन से हमको पता चलेगा कि डिफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो किस टाइप का रिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, बेसिकली वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आके वहां बम्बार्ड करते हैं ना, तो वो बम्बार्ड करने के बाद सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकते हैं। और ये चीज़ यहाँ लिखी भी है, और तुम्हें भी लिखनी है। देखो, इन ये वाले माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन
फोकस किया जाता है एक स्पॉट पे, ठीक है ना। 20 to 100 नैनोमीटर डायमीटर एंड मेड टू स्कैन द सैंपल सरफेस। जो सैंपल कि हम इतने से रीजन में कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द सैंपल विल बी अ थिंक सैंपल ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। हम एक मोटा सैंपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन की ऑपरेटिंग रेंज दे रखी है, ये सब चीजें याद करनी है और लिख के आनी है, ठीक है ना। सवाल यहाँ शुरू होता है, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस को हिट करते हैं दे नॉक आउट दी अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो लाइट की तरह रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो वहां जाते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुश करते हैं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर पुश होते हैं तो डिटेक्टर जो है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता है, ठीक है। Detector collects these scattered electrons and converts them to voltage and amplifies it, ताकि हम वोल्टेज के थ्रू देख सकें कि भाई अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मतलब किस टाइप का डिफेक्ट है, कम इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कैसा डिफेक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग ब्राइट डार्क वहां पे मॉनिटर में फ्रिंजेस बन जाती है डिपेंडिंग ऑन किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। और एक तरीके से क्या होता है कि ब्राइट डार्क की वजह से एक इस टाइप का शेप क्रिएट हो जाता है। तो जो शेप क्रिएट होता है ना, उस शेप के अंदाजे से मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर सरफेस स्मूथ है, कहाँ पर सरफेस थोड़ा सा कम स्मूथ है ना। अगर इस टाइप का शेप क्रिएट हो रहा है मतलब ऑब्वियसली मेरा सरफेस जो है वो स्मूथ है क्या, नहीं है, ठीक है। लेकिन वही मॉनिटर में अगर मेरा इस टाइप का क्रिएट हो रहा है मतलब सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो ऐसी फ्रिंजेस बन जाती है वहाँ मॉनिटर में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होकर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकते हैं तो डिटेक्टर ऑब्जर्व करता है और किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। अगर स्मूथ सरफेस है तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, अगर स्मूथ सरफेस नहीं है तो फिर आड़े टेढ़े ऊपर नीचे करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो उससे मॉनिटर से अंदाजा होता है हमको कि सरफेस कितना स्मूथ है, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी है, थोड़ा बोल के बताने की कोशिश की है, मीनिंग तुम्हें समझ आ गया होगा, एग्जाम में तुम लिख पाओगे, ठीक है। अब जैसा SEM होता है वैसे एक और माइक्रोस्कोप होता है, इसका नाम TEM है। भाई ये TEM में भी तुम्हें डायग्राम जो है वो यहाँ जो दिख रहा है वैसा ही बनाना है। कुछ नई चीज नहीं है इसमें, इस डायग्राम को देख के डरना मत, ठीक है। इस डायग्राम को 3 पार्ट में देखो तुम, ठीक है। सबसे पहला वो पार्ट जो इल्यूमिनेशन सिस्टम का है। इल्यूमिनेशन सिस्टम मतलब क्या, सॉरी, ओके। नाउ इनका काम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सोर्स आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन सोर्स को एक तरीके से एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग लेंसेस लगे रहते हैं, तो ये लेंसेस क्या करते हैं, सारी इलेक्ट्रॉन की बीम को कन्वर्ज करते हैं वैसे ही जैसा पहले हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर कंडेंसर अपर्चर ऑब्जेक्टिव अपर्चर ये बना देना भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो जब वो कन्वर्ज कर रहे हैं तो वो एक लेंस पे जाएंगे, ठीक है ना। एक लेंस की तरह ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और ये क्या है, आपका सैंपल है। सैंपल से टकरा के बाहर निकलेंगे, इंटरमीडिएट अपर्चर आएगा, प्रोजेक्टेड लेंस आएंगे। मैं यार इसको ना बोल के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि देखो ये सिंपल समझने वाली चीज़ है, हो क्या रहा है मैं तुम्हें ऐसे यहाँ साइड में करके बताता हूँ, ठीक है। तुम थोड़ा सा 2 बार इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करना। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि तुम्हें 3 पार्ट में याद करना है। पहला सिस्टम जहां से इलेक्ट्रॉन घुसेगा, दूसरा सिस्टम जहां पे इमेज बनेगी, और तीसरा सिस्टम जहां पर तुम इमेज को देखोगे। 3 पार्ट। पहला सिस्टम जहां इलेक्ट्रॉन घुसेगा, दूसरा सिस्टम जहां इमेज बनेगी, सॉरी, दूसरे जहां इमेज बन रही होगी, तीसरा जहां तुम इमेज को देखोगे। जब इलेक्ट्रॉन घुस रहा है तब भी आपको कन्वर्ज करना पड़ेगा सैंपल की तरफ, ठीक है। इमेज जब बन रही है तो उसके लिए जो लाइट बाहर निकला है उस लाइट को भी तुमको कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो जब जब तुम लाइट को कन्वर्ज करोगे तब तक तुमको अपर्चर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कन्वर्ज करने के लिए भी अपर्चर का इस्तेमाल होगा, फिर लाइट बाहर निकला तो फिर से कन्वर्ज करने के लिए अपर्चर का इस्तेमाल होगा, फिर लाइट बाहर निकल रहा है फिर इमेज बनाने के लिए फिर वापस से आपको कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन छोड़े, इमेज बनाई, इमेज को देखा, छोड़ने के टाइम भी कन्वर्ज करेंगे, इमेज बनाने के बाद भी कन्वर्ज करेंगे, फिर व्यू करने के लिए भी कन्वर्ज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ था, तुम भी ऐसे याद रख सकते हो, मिलता जुलता डायग्राम बना देना, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। लिखना वही है जो तुमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन टॉप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इनटू अ थिन, हाँ यही डिफरेंस है। जो पिछला वाला था ना उसमें हम थिक मोटी वाली उस पे सैंपल पे टेस्ट करते थे, लेकिन जो TEM वाला है माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसमें हम पतले वाले सैंपल पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी बीम जाती है, कट करती है, लेस देन थिंग एज इलेक्ट्रॉन बीम्स गोस थ्रू द सैंपल, सम इलेक्ट्रॉन्स पास स्ट्रेट, सम आर स्कैटर्ड और ऑब्जर्व्ड, दीज ट्रांसफर्ड एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड, ठीक है। तो वही सब हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन बीम आके सैंपल पे गिरेगी तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, फिर उनको हम फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद इमेज बनाएंगे और उसको देख लेंगे। जैसा SEM में था वैसा TEM है।
मैक्सिमम टाइम वो SEM पूछता है। अगर TEM पूछ भी लिया तो तुमको दिख रहा है, भाषा भी लगभग सेम है, तुम इसको लिख सकते हो, 2-3 बार पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा, पिछले वाले की तरह ही है पूरा। ठीक है, इसमें भी पॉलिसी वही है कि इलेक्ट्रॉन आके बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग करेंगे, तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, उनको हम कैप्चर करेंगे और फिर लेंस में देखेंगे। बस फर्क इतना है कि पिछले वाले में मोटी वाली सैंपल पे काम करते थे, इसमें पतले वाले सैंपल पे काम करना है बस, और कोई फर्क नहीं होता ज़्यादा। ठीक है। ओके, नाउ एक्सरे रेडियोग्राफी, सॉरी, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ये भी अनदर मेथड है टेस्टिंग का, तो ये भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया, चलो बता देता हूँ। ठीक है। ओके, एक्सरे मेथड में क्या होगा, एक्सरे का इस्तेमाल होगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब होता क्या है, मैं तुम्हें सिंपल फंडा समझाता हूँ, एक्सरे वाले मेथड में क्या होता है। देखो, अगर एक बहुत स्मूथ सरफेस है, तो बहुत स्मूथ सरफेस में जिस एंगल पे लाइट आएगी उसी एंगल पे लाइट बाहर जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, ठीक है, अगर सरफेस कैसा है, आड़ा टेढ़ा है, तो अगर सरफेस आड़ा टेढ़ा है तो क्या होगा, लाइट आके किसी भी डायरेक्शन में टकरा के बाहर जा सकती है। ठीक है ना। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक्सरे को डालते हैं सरफेस के ऊपर। अगर एक्सरे को हम जब सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं, सरफेस स्मूथ है, तो लाइन जो है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन सरफेस स्मूथ नहीं है तो फिर सारी लाइंस डिटेक्टर के पास नहीं पहुंचेगी। जैसे अगर आप इस फिगर में देखें, आपको समझ में आएगा कि आपने एक एक्सरे के थ्रू यहाँ पे डाला, बट जो सरफेस था वो सरफेस कैसा था, सरफेस वॉज वेरी रफ। बिकॉज द सरफेस वॉज रफ, तो कुछ रेस इधर रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ इधर हो गई, कुछ इधर हो गई, और बहुत कम रेस जो है वो डिटेक्टर के पास गई है ना। तो जितना रफ सरफेस उतनी कम डिटेक्टर के पास जाएगी, जितनी कम रेस डिटेक्टर के पास जाएगी, हम कह सकते हैं कि भाई उतना ही सरफेस ज्यादा रफ है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है। ठीक है, अंग्रेजी भी देख लो इसकी, यही है कि एक्सरे ट्यूब की हेल्प से हम एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं। फिर when these x-rays strike a crystal, जब ये क्रिस्टल को स्ट्राइक करती है, देर आर स्कैटर्ड बाय द एटम्स इन द क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल के एटम्स आड़े टेढ़े होंगे तो ये रेस स्कैटर हो जाएंगी। when the scattered waves are in phase, constructive interference occurs and a diffraction pattern is formed। ठीक है। अभी डिफ्रैक्शन तुमने फिजिक्स में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि असल में हो क्या रहा होता है, कि सिर्फ ऊपर के पार्ट से नहीं होती है ये एक्सरे है, ये अंदर भी घुस जाती है। ठीक है। तो जब ये एक्सरे अंदर घुस जाती है तो होता क्या है कि लाइट कैसी है, वेव है ना, लाइट तो वेव है। तो लाइट जब टकरा रही है तो लाइट वेव के फॉर्म में जा रही है, करेक्ट। और जो थोड़ी सी रेज अंदर घुस गई है, क्योंकि पार्टिकल तो हमारा काफी मोटा पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पार्टिकल है पूरा, एक्सरे तो घुस जाती है ना, हाथों के अंदर घुस जाती है एक्सरे, पता है हमको। तो ये पार्टिकल के अंदर भी घुस गई है, और फिर कुछ रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है। तो ऊपर वाली रेस की तरह नीचे वाली रेस भी ऐसे निकलेगी। तो जब ये वाली ऊपर जा रही है तब ये वाली भी चलेगी, तो कंस्ट्रक्टिव। जब ये नीचे जा रही है तब ये नीचे चलेगी, तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना, मतलब उल्टा हो गया तो डिस्ट्रक्टिव। अभी क्या, दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, दोनों साथ में नीचे, दोनों साथ में ऊपर, दोनों साथ में नीचे, तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है ना। तो हमें यही चीज लिखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उससे हमें पैटर्न मिलेगा। पैटर्न मिलेगा तो हम देख पाएंगे कि भाई किस तरीके का डिफेक्ट है वहां पे। ठीक है ना। ओके, चलो। नाउ इंटरफेरेंस इज गिवन बाय, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिख देना कि ये कंडीशन होती है तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है। नाउ लैम्डा, अच्छा नीचे जो थ्योरी लिखी है ना, ये थ्योरी वही लिखी है कि भैया लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। डी क्या होता है, डी बेसिकली डिस्टेंस होता है। अच्छा मैं एक और फिगर दिखा देता हूँ। तो ये ब्रैग्स लॉ डेफिनेटली लिख के आइएगा जब भी एक्सरे डिफ्रैक्शन लिखना है आपको। ठीक है ना। तो ब्रैग्स लॉ में ना आपको इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलता है कहीं कहीं। तो तुम्हें एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है, बट इस डायग्राम में तुम्हें हर चीज को नहीं बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि तुम्हें इस डायग्राम में थोड़ी बहुत चीजें दिखानी है, मतलब ये इतनी ज्यादा डिटेल की चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ओके, मतलब वेव 1 वेव 2 थोड़ा बहुत ठीक है, लैम्डा दिखा दिया तुमने चलेगा। ये डी साइन थीटा वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दिखा दो, डिस्टेंस बिटवीन द टू, डी, लैम्डा वेवलेंथ दिखा दो, इंसिडेंट एंगल दिखा दो, रिफ्लेक्टेड एंगल दिखा दो, बस। तो इस तरीके से दो रेस के बारे में बता दो तुम, ये जरूर दिखाना, ये वर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या, ओके, सो ये, सॉरी,
ये डी डिस्टेंस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और लैम्डा तो तुम्हारी वेवलेंथ होती है, वो दिखाना है, इंसिडेंट एंगल दिखाना है, रिफ्लेक्टेड एंगल दिखाना है, दो रेज दिखा देनी, खत्म। और दो रेज दिखाने के बाद में तुम्हें ब्रैग्स लॉ लिख देना है। ब्रैग्स लॉ क्या कहता है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। जहाँ एन क्या होता है? इंटीजर होता है। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होती है। डी क्या होता है? डी इज द स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेट्स। खत्म। ठीक है। तो एक्सरे वाले इसमें सिस्टम में इतनी चीज प्लीज याद से लिख के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक तुमने जो पढ़ा वो माइक्रोस्कोपिक था, सब कुछ छोटी चीजों से देख रहे थे, करेक्ट है ना? छोटी छोटी वेव्स, छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस। अब हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपी, मतलब हम उसको बड़े बड़े में देखेंगे। ठीक है। तो जब आप बड़े बड़े में देखते हो माइक्रोस्कोपी में, कितना बच गया यार? चलो, 12:40 हो रहा है, जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मैक्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम उसको अपनी नेकड आइज से देख पाते हैं। ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन देख पाते हैं, ज़्यादा अपने को ऐसे छोटे छोटे में नहीं देखना पड़ता है ना? हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी आसानी से देख पाएंगे। बेसिक थ्योरी है, एक बार पढ़ के देख लेना, मीनिंग समझ में आ जाएगा। एग्जाम में कभी बेसिक पूछता है मैक्रोस्कोपी का, तो ये भाषा लिख सकते हो तुम। एक ऐसी साइंस जिसमें हम अपनी नेकड आइज से चीज़ें देख पाते हैं। हाँ, ये पूछेगा तुमसे व्हाट इज सल्फर प्रिंटिंग, व्हाट इज फ्लो लाइन ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज स्पार्क टेस्ट, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो सल्फर प्रिंटिंग इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। मैं तुम्हें सल्फर प्रिंटिंग, फ्लो लाइन ऑब्जर्वेशन और स्पार्क टेस्ट तीनों दिखा देता हूँ क्या क्या होते हैं। तो कभी भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो जो मैं दिखा रहा हूँ वही लिख देना तुम, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें स्पार्क टेस्ट दिखाता हूँ। अभी स्पार्क टेस्ट में काफी चीजें पढ़ने के लिए। तो स्पार्क टेस्ट में तुम्हें समझाता हूँ कैसे होता है। तुमने वेल्डिंग होते हुए देखा होगा ना, या तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ऐसे लगा के वो लोग वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं, किसी चीज को काटते हैं तो चिंगारी निकलती है बहुत ज्यादा, करेक्ट है ना? तो तुम्हें चिंगारी नहीं निकालनी है, तुम्हें एक मेटल पीस लेना है, ठीक है? और एक ग्राइंडर लेना है। फर्स्ट ईयर में सबने ग्राइंडर देखा होगा, उसको स्मूदनिंग करने के फॉर्म में आता है। जैसे सर्कल गोल कलर का होता है, गोल कलर का व्हील घूमता है बहुत तेज, उससे हम क्या करते हैं, ऐसे करके किसी सरफेस को स्मूथ करते हैं, ठीक है? तो उससे भी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा चिंगारी निकलती है। तो जैसे ही आप किसी मटेरियल को लाते हो ग्राइंडर के फॉर्म प्रेजेंस में, तो अलग अलग टाइप का जो मटेरियल है वो अलग अलग टाइप की चिंगारी निकालता है। कुछ लंबी लंबी चिंगारियां निकालते हैं, कुछ छोटी छोटी चिंगारियां निकालते हैं, कुछ ब्राउन कलर की चिंगारियां निकालते हैं, कुछ पर्पल कलर की चिंगारियां निकालते हैं। तो स्पार्क टेस्ट मतलब क्या? जो चिंगारी निकल रही है, जो स्पार्क्स निकल रहे हैं ना, उस स्पार्क्स को ऑब्जर्व करना और उसके ऑब्जर्वेशन से पता करना कि भैया मटेरियल कौन सा था। ठीक है ना? सो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द फेरस मेटल्स, है ना? क्योंकि अलग अलग टाइप के फेरस मतलब आयरन वाले मटेरियल्स, ओके? उनका कलर क्या है, उनका शेप क्या है, उनकी लेंथ क्या है, सॉरी, स्पार्क का कलर क्या है, स्पार्क की लेंथ क्या है, स्पार्क का शेप क्या है, ये बताता है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है ना? ना, कास्ट आयरन्स और टाइप्स ऑफ स्टील्स में जनरली यूज होता है, बिकॉज अलग अलग टाइप की जो स्टील्स और आयरन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की चिंगारी प्रोड्यूस करते हैं। तुमको ये दो लाइन लिख देनी है, ठीक है? और डायग्राम में जो तुम्हें है ना ये चीज बनानी है जो यहाँ दिख रही है, ठीक है? यहाँ मैंने अलग से बना रखा है कि प्योर आयरन है तो वो इस तरीके की निकालेगा, अगर प्लेन कार्बन स्टील है तो वो ऐसे वाले स्पार्क निकालेगा, अगर मीडियम कार्बन स्टील है तो वो ऐसे स्पार्क निकालेगा। अब ये स्पार्क कैसे हैं? तुमको कलर तो दिख नहीं रहा। नीचे वाले येलो स्पार्क है, छोटे छोटे, ये वाले फोर्क वाले शेप के स्पार्क हैं, ठीक है? और ऊपर वाले कैसे हैं? वो भी फोर्क वाले हैं बट येलो कलर के हैं, ठीक है? इधर व्हाइट स्टार्स हैं, इधर कोई स्टार्स नहीं बन रहे, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा लिख लेना, या तीन ही लिखना, तीन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? ओके। तो स्पार्क टेस्ट में तुम्हें तीन अलग अलग मटेरियल्स के कैसे स्पार्क निकलते हैं, कौन से कलर के निकलते हैं, कितने बड़े निकलते हैं, वो दिखाना होता है बस। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सल्फर प्रिंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है? अभी सल्फर प्रिंटिंग में होता क्या बताता हूँ मैं। तुम सबसे पहले एक मेटल का पीस लोगे, ले लिया सर, मेटल के पीस को लेके मस्त एकदम चिकना कर दोगे, कर दिया, ठीक है? ये है तुम्हारा मेटल का पीस, ठीक है? ये तुम्हारा सैंपल है, ठीक है ना? कलर चेंज करता है, ओके? सो ये तुमने एक मेटल का सैंपल उठाया और उसके टॉप वाले सरफेस में मस्त एकदम ऐसे चकाचक करके चिकना कर दिया। उसके बाद फिर तुम उसको पानी से नहीं धोगे। हमें क्या करना है कि चिकना करने के बाद में थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे रह जाते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स है ना, चिकना करने के बाद भी ऐसे करके उड़ाते हैं कभी कभी, तो वो आसानी से नहीं उड़ते हैं। हमको क्या करना है, हमको क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग करने के लिए हमको क्या करना है, मिरर लाइक ऐसे पॉलिश करके मिरर लाइक अचीव करना है। और पॉलिश करने के बाद थोड़ा सा अल्कोहल डाल देना है उसके ऊपर। तो अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल बहुत अच्छे से वैसे फू करके जो पार्टिकल नहीं निकलते हैं ना, उनको अल्कोहल निकाल देता है, ठीक है ना? सो कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, अल्कोहल या एसीटोन की हेल्प से हम उसको पूरा क्लीन कर देंगे, चकाचक क्लीन, ठीक है ना? तो एक बार ये चीज क्लीन हो गई पूरी चकाचक, उसके बाद क्या करोगे?
फिर तुम उठाओगे एक सैंड पेपर बोलना, फिल्टर पेपर, ठीक है ना। एक उठाओगे तुम फिल्टर पेपर, उस फिल्टर पेपर को सोक करोगे BaCl2। सोक करने का मतलब क्या है? एक ग्लास में पानी नहीं लेना है, पानी की जगह लेना है तुम्हें बेरियम क्लोराइड। तो ग्लास में बेरियम क्लोराइड लिया, उसके अंदर फिल्टर पेपर डाला, तो फिल्टर पेपर पूरा भीग गया। सोक करना मतलब भिगा देना। और उस गीले वाले फिल्टर पेपर को उठा के तुम क्या करोगे, सैंपल के ऊपर रख दोगे। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये तुम्हारा गीला वाला पेपर आ गया है सैंपल के ऊपर, चिकने सैंपल के ऊपर बेरियम क्लोराइड वाला तुम्हारा जो है वो गीला वाला रख दिया है। अब क्या होगा, ये जो सैंपल था उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये जो बेरियम क्लोराइड है वो सल्फर के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अपना बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बनाएगा, BaSO4, ठीक है। तो जो बेरियम क्लोराइड इससे रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, वो बेरियम सल्फेट क्या करेगा, वो तुम्हारे इस फिल्टर पेपर में चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही वो बेरियम सल्फेट फिल्टर पेपर में चिपक जाएगा, तो तुम उसको देखोगे कि कहाँ कहाँ चिपका है, कहाँ ज्यादा चिपका है, कहाँ कम चिपका है। क्योंकि जहां सल्फर ज्यादा रहेगा वहां वो ज्यादा चिपक जाएगा। ऐसे ही तो होगा ना। मान लो इधर वाले एरिया में सल्फर बहुत ज्यादा है तो इधर वाले के पेपर में ज्यादा सल्फर चिपकेगा, इधर वाले एरिया में सल्फर कम है तो इधर कम चिपकेगा। तो जैसा ज्यादा जैसा कम वैसा सेम प्रिंट होके आ जाता है, इसलिए हम उसको सल्फर प्रिंटिंग बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फिल्टर पेपर में वो सल्फर के कंटेंट का प्रिंट निकाल ले रहे हैं, कहाँ ज्यादा सल्फर कहाँ कम सल्फर, बिकॉज बेरियम क्लोराइड सल्फर के साथ में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है, वो चिपक जाता है इस फिल्टर पेपर में। फिर उस फिल्टर पेपर को हम ड्राई कर लेते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई उस प्रिंट को, ठीक है। वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में लिखी है, ठीक है। कि क्लीनिंग करने के बाद में क्या प्रोसेस है भाई, कि एक हाई क्वालिटी फिल्टर पेपर लो, उसको बेरियम क्लोराइड में डुबा दो, फिर उसको जाके चिपका दो, क्लोरीन रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ में, बेरियम सल्फेट बनाएगा। फिर उस पेपर को क्या करो, सोक करो, सुखा दो, और सुखाने के बाद में उसमें सल्फर रहता है, तो कहाँ कहाँ एरिया में सल्फर है वो देख के पता चल जाएगा हमको, ठीक है। और ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कहाँ कहाँ सल्फर है वो यहाँ चिपक जाता है, तो इसका सल्फर कंटेंट इस पेपर में प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। दिस इज सल्फर प्रिंटिंग, खत्म, क्लोज। लास्ट लाइन है, लास्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन ऑब्जर्वेशन। तो जो कुछ आपने पीडीएफ देखा है यहाँ पे, वो पीडीएफ अवेलेबल है मेरे पास में। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगी। एक कोर्स है वहाँ पे EMM के नाम का, ठीक है ना। उस कोर्स में 30 रुपीज़ का कुछ प्राइस लगा होगा, क्लिक करके वो परचेस कर लेना। तो वहाँ पे यूनिट 1, 5, 4 के पीडीएफ मिल जाएंगे। 2 और 3 के आई डोंट नो अभी तक डाले हैं कि नहीं मैंने, बट जिसको पास होना उसको 2, 3 की जरूरत है नहीं, वो 1, 4 और 5 से भी पास हो सकता है, ठीक है। तो वो तुम उतना कर लो, आराम से निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, तो देख लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ EMM का कोर्स मिल जाएगा, है ना। पेड कोर्स भी बनाने का सोचा है मैंने, बट अभी तो 30 रुपीज़ वाले में ही काम चल जाएगा तुम्हारा, तो वो कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन फ्लो, ये क्लास चीज़ है, ठीक है। अभी यार फ्रैंकली इसमें ना देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे। जब तुम किसी मटेरियल मेटल को, मान लो इमेजिन करो तुमने एक मेटल को पूरा गर्म करके पिघला दिया, पिघलाने के बाद में उसको तुमने एक चीज में डाला। तो जब तुम पिघला देते हो ना मटेरियल को और फिर उसके बाद उसको डालते हो और उसकी कास्टिंग करते हो, तो कास्टिंग करने के बाद तुमको ग्रेन स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है जो पूरी तरह से क्रश्ड ग्रेन स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने की जगह अगर तुम उस मटेरियल को लेते हो और उस मटेरियल को ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे काटना शुरू करते स्लाइस स्लाइस के फॉर्म में, तो नया मटेरियल जो काट के मिलता तुमको वो कैसा मिलता, ऐसा मिलता जिसमें उसकी जो लाइंस होती ना वो कुछ इस तरीके से होती, और ये लाइंस कभी भी क्या होती, ब्रेक नहीं होती। मतलब ऐसे, सॉरी, ब्रेक होती है लाइंस, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये लाइन यहाँ तक गई, फिर ये ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, फिर ये लंबी लाइंस आ गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कब होता है, जब आप मशीनिंग करते हो, है ना। फर्स्ट ईयर में तुम देखा होगा वो टूल के थ्रू तुम काटते थे किसी चीज को। तो जब तुम ऐसे काटते हो तो ऐसे स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं तुमको, जैसे ये भी अगर सॉलिड स्टील रहा मैं उसको ऐसे काट दूं बीच में से, तुमको देखना ऐसी 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 लाइनें देखने को मिलेंगी, फ्लो लाइंस। लेकिन इसी के क्या मैं फोर्जिंग करूं, फोर्जिंग क्या होता है, हथौड़ा लेके थक 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 मारना। तो जब आप मारते हो तो मारने की वजह से क्या होता है, फ्लो लाइंस जो है वो कभी टूटती नहीं है, वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस डायरेक्शन में तुम ठोकते हो उस डायरेक्शन में ये ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो फोर्जिंग से बहुत अच्छा ग्रीन फ्लो मिलता है हमको, मशीनिंग से ऐसा टूटा हुआ ग्रीन फ्लो मिलता है, और कास्टिंग में तो ग्रीन फ्लो मिलता ही नहीं, क्योंकि बस कास्टिंग तो ऐसे सॉलिडिफाई हो गया होता है। तो यही सब चीज़ें थोड़ी अंग्रेजी में लिखना है तुमको, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेन फ्लो। ग्रेन फ्लो जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा मजबूती होगी,
अब ग्रेन फ्लो बताता है कि भैया मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेन फ्लो। ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा होगा मटेरियल का वो बताता है ग्रेन फ्लो। कोरोजन रेजिस्टेंस कैसा होगा मटेरियल का वो बताता है ग्रेन फ्लो। तो कैसा होगा वो यहाँ पढ़ लेना। ठीक है ना, सिंपल भाषा में लिखा है और एग्जाम में पूछे तो ये लिख सकते हो तुम। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। पेपर अच्छे से देना। हाँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।